हेलो एवरीवन, मैं शशांक सिंह आप सभी का आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, छू ले आसमान, जमीन की तलाश ना कर, जी ले जिंदगी, खुशी की तलाश ना कर, तकदीर बदल जाएगी खुद ही मेरे दोस्त, पढ़ना सीख ले, वजह की तलाश ना कर। सो फ्रेंड्स, इसके पिछले वाली वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने पॉवर्टी लाइन के बारे में पढ़ा था कि निर्धनता रेखा क्या है। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं निर्धनता के अनुमान, यानी हाउ टू एस्टिमेट पॉवर्टी। तो फ्रेंड, आइए जानते हैं कि निर्धनता का अनुमान हम कैसे लगाएं। भारत में गरीबों की संख्या पर विभिन्न अनुमान है। अपने इंडिया में अगर ये देखा जाए कि जो गरीब हैं उनकी संख्या जो है उसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो इसके लिए विभिन्न प्रकार के अनुमान हैं, विभिन्न प्रकार की विधियां हैं कि वो उनको डिफाइन करने की। अगर हम आधिकारिक आंकड़ों की माने तो भारत की 37% आबादी गरीबी रेखा के नीचे रहती है, जबकि अगर हम अन्य अनुमान की बात करें तो यह आंकड़ा 77% तक हो सकता है। तालिका 3.1 से यह स्पष्ट है कि भारत में निर्धनता अनुपात में वर्ष 1973 में लगभग 55% से वर्ष 1993 में 36% तक महत्वपूर्ण गिरावट आई है। तालिका से अगर हम देखें 3.1 तो उससे यह स्पष्ट हो जाता है। तालिका यह है, तालिका में दिखाया गया है कि वर्ष 1973-74 में जो पॉवर्टी रेशियो था, यानी निर्धनता अनुपात था, वह ग्रामीण क्षेत्रों में 56.4 था, जबकि यही अनुपात शहरी क्षेत्रों में 49.0 था। अगर दोनों को हम योग करते हैं, ऐड करते हैं, तो यह अनुपात निकल के आता है 54.9%। जबकि अगर निर्धनों की संख्या जोड़ा जाए करोड़ में, तो ग्रामीण क्षेत्रों में जो निर्धनों की संख्या थी वर्ष 1973-74 में वह थी 26.1 करोड़ और शहरी में 6.0 करोड़। यानी यह स्पष्ट हो जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता ज्यादा थी, वहां निर्धनों की संख्या ज्यादा थी। और दोनों का अगर संयुक्त योग किया जाए तो 32.1 करोड़ संख्या निर्धन की थी। कब? वर्ष 1973-74 में। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि वर्ष 1973 में 73-74 में भारत में निर्धनता का अनुपात क्या था, शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों का। लेकिन यही अनुपात धीरे धीरे घटते घटते घट गया। 93-94 में अगर हम देखें तो जो 56.4 था वह 37.3 पर आ गया, और जो शहरी क्षेत्र में 49.0 था वह 93-94 में 32.4 पर आकर रुक गया। ऐसे ही अगर निर्धनों की संख्या में ही भी हम देखें तो जो निर्धनों की संख्या 73-74 में थी वह 26.1 थी, लेकिन 93-94 में 24.4 हो गई। यानी इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता गया और देश में डेवलपमेंट होता गया, वैसे वैसे ही यह संख्या, यह अनुपात कम होता गया। अगर यही रेशियो हम आके 1999 में देखें तो 27.1 था और यही शहरी क्षेत्र का 23.6 था। और अगर हम निर्धनों की संख्या में देखें तो उसमें भी गिरावट आई है। तो इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि जैसे जैसे समय बढ़ता गया वैसे वैसे निर्धनता अनुपात कम होता गया और निर्धनों की संख्या भी कम होती गई। तो तालिका को हमने देख लिया। तो तालिका 3.1 से यह स्पष्ट है
कि भारत में निर्धनता अनुपात में वर्ष 1973 में जो अनुपात था, जो परसेंट था, वो 55 था, जबकि अगर हम 93 में देखें तो वही परसेंट 36 पे आ गया। तो इससे यह देखने में लगता है कि महत्वपूर्ण गिरावट आई है। वर्ष 2000 में निर्धनता रेखा के नीचे की निर्धनों का अनुपात और भी गिरकर 26% पर आ गया। 2000 में 26% पर आ गया। यदि यही प्रवृत्ति रही तो अगले कुछ वर्षों में निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों की संख्या 20% से भी नीचे आ जाएगी। वर्तमान समय में जो रेशियो है यह क्या है, इसका उत्तर आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर नहीं आएगा तो मैं जरूर बताऊंगा। निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले लोगों का प्रतिशत पूर्व के 2 दशकों 1973 से 93 में गिरा है। निर्धन लोगों की संख्या अब 32 करोड़ के लगभग काफी समय तक स्थिर रही। 32 करोड़ के लगभग जो संख्या थी निर्धन लोगों की, वह स्टेबलिश रही काफी लंबे समय तक। लेकिन अगर नवीनतम अनुमानों की माने तो निर्धनों की संख्या में कमी लगभग 26 करोड़ के आसपास आई है। तो काफी गिरावट आ गई। जो संख्या 32 करोड़ थी वह 26 करोड़ के आसपास दिखाई दे रही है। तो इससे यह स्पष्ट हो जा रहा है कि समय के साथ साथ निर्धनता रेखा, निर्धनों की संख्या कम हो रही है। तो निर्धनता का आकलन कैसे किया जाए, वही हम टॉपिक स्टडी कर रहे हैं कि हाउ टू मेजरमेंट पॉवर्टी। तो अगर हम ये देखें तो अभी कुछ समय पहले प्रोडीटी लकड़ावोलो की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ दलों ने योजना आयोग के इन आंकड़ों के अविश्वसनीय बताते हैं। जो भी आंकड़े आए हैं निर्धनता के बारे में उसको अविश्वसनीय बता रहे थे। उन्होंने बताया कि निर्धनता की पहचान के लिए वैकल्पिक फार्मूले का उपयोग किया गया, यानी कि ऑप्शनल फार्मूले का उपयोग किया गया था, जिसके तहत प्रत्येक राज्य में मूल स्तर के आधार पर अलग अलग निर्धनता रेखा का निर्धारण लकड़ावोलो फार्मूलों में शहरी निर्धनता के आकलन हेतु औद्योगिक श्रमों को उपभोक्ता मूल्य सूचकांकों का आधार बना लिया गया। इस प्रकार अगर ये देखा जाए तो हर राज्यों की भी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक की, हर राज्य की निर्धनता रेखाएं जो हैं वो अलग अलग हैं। यूपी की कुछ अलग है, एमपी की कुछ अलग है, यूटी की कुछ अलग है। तो हर एक स्टेट्स की निर्धनता रेखाएं, पॉवर्टी लाइंस अलग अलग हैं। अब निर्धनता आकलन के लिए वर्ष 2012 में एक समिति की स्थापना की गई। उस समिति का नाम था रंगराजन समिति। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि निर्धनता रेखा के आकलन के लिए किस समिति की स्थापना कब की गई थी। तो इसका आंसर यही है कि निर्धनता आकलन के लिए वर्ष 2012 में रंगराजन समिति की स्थापना की गई। तो इस समिति का मुख्य उद्देश्य क्या था? रंगराजन समिति का मुख्य उद्देश्य था योजना आयोग द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में दायर एक शपथ पत्र के अनुसार शहरी क्षेत्रों में जो प्रतिदिन उपभोग का परसेंट था वो था 28.65 प्रति व्यक्ति, और ग्रामीण क्षेत्रों में जो था वो था 22.42 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन। व्यय को निर्धनता रेखा में निरूपित किए जाने की तीखी आलोचना हुई थी कि इतना ही रखा जाए या इससे ज्यादा रखा जाए। इस विषय में एक काफी बहस हुई थी, उस रंगराजन समिति ने किया था।
तो डीसी रंगराजन एक नवीन विशेष टेक्निकल समूह का गठन 24 मई 2012 को किया गया है। डीसी रंगराजन समिति का गठन कब किया गया? 24 मई 2012 को। इनका मुख्य कार्य यह था कि निर्धनता आकलन की जो सर्वमान्य एवं स्पष्ट विधि है उसको सुझाना, कैसे कैसे किया जाए निर्धनता का आकलन, उसके लिए इस टीम का गठन किया गया था। अगर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट हम देखें तो भारत में निर्धनता अनुपात घटने की दर धीमी होने के बावजूद भी सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य यानी मिलेनियम डेवलपमेंट गोल, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल प्राप्त होने की संभावना संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट में व्यक्त की गई है। अगर हम इसकी रिपोर्ट के अनुसार देखें, मिलेनियम डेवलपमेंट लक्ष्य पर संयुक्त राष्ट्र की जो 2010 की रिपोर्ट आई थी, उस संबंध में बताया गया है कि 1990 में जो निर्धनता अनुपात हमारा था, अगर ग्रामीण और शहरी क्षेत्र दोनों को हम कंबाइन करें तो 26.1 था, लेकिन यही 2015 में 24% तक आने की संभावना उन्होंने बताया था। तो इससे यह लगता है कि निर्धनता अनुपात प्रतिपल घट ही रहा है। समय के साथ साथ जैसे समय आगे बढ़ रहा है, देश में डेवलपमेंट हो रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया भी है कि निर्धनता सिर्फ पैसे से ही नहीं है। निर्धनता अगर खाने को नहीं है, रहने को नहीं है, उचित शिक्षा नहीं हम मिल पा रही है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल पा रहा है, तो भी निर्धन कहा जाएगा। आइए अब देखते हैं, चर्चा करने में दो प्रश्न हैं कि 1973-74 और 1993-1994 के मध्य निर्धनता अनुपात में गिरावट आने के बावजूद निर्धनों की संख्या 32 करोड़ के लगभग क्यों बनी रही? इसका प्रश्न आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड है, क्या भारत में निर्धनता में कमी की गति ग्रामीण और शहरी भारत में समान है, और समान नहीं है तो क्यों? जरूर बताइएगा। नेक्स्ट टॉपिक है आरक्षित समूह, यानी कि वही रिजर्वेशन ग्रुप। जैसा कि रिजर्वेशन के बारे में भी कुछ दिन पहले आप लोगों ने सुना ही था, कितना हंगामा हुआ, कितना बवाल हुआ। तो वही अब आइए पढ़ते हैं कि निर्धनता पॉवर्टी में आरक्षित समूह किस प्रकार इफेक्टिव है, किस प्रकार एंगेज है, इसका क्या प्रभाव है। निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूहों और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं, वे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार हैं। यानी कि निर्धनता भी सभी वर्गों में, सभी कैटेगरियों में इक्वल नहीं है। और यह निर्धनता अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा किस कैटेगरी के लोगों में मिलता है? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के जो फैमिली हैं उनमें ये ज्यादा रेशियो देखने को मिलता है। इसी प्रकार आर्थिक समूहों में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियत मजदूर परिवार हैं। अब अगर आर्थिक समूह में देखा जाए
तो सबसे ज्यादा असुरक्षित कौन कौन से लोग हैं? जो कृषि श्रमिक परिवार हैं, यानी कि जो खेती में जाकर के श्रम के द्वारा धन का उपार्जन करते हैं। किसी मझौले या बड़े कृषक के यहाँ जाते हैं, खेती करते हैं, उसके बदले उनको कुछ अनाज या वस्तुएं मिलती हैं या पैसा मिलता है, उसी के चलते ही उनका जीवन यापन होता है। तो खेती किसानी में तो हमेशा काम मिलता नहीं, अब मौसमी फसलें जब आती हैं तभी काम मिलता है। या किसी मझौले या बड़े किसान किसी गरीब कृषक को अपने यहाँ नियमित रूप से काम पर जब रख लेते हैं तो उनका जीविकोपार्जन नियमित रूप से चलता रहता है। लेकिन यह ज्यादातर बहुत कम ही होता है। वही अनियत मजदूर परिवार हैं, यानी कि जिनकी मजदूरी, जिनका रोजगार डेली नहीं है, प्रतिदिन नहीं है, महीने में कुछ ही दिन है, सप्ताह में कुछ ही दिन है, वो एक प्रकार से अनियत मजदूर ही कहे जाएंगे, क्योंकि वो नियमित रूप से मजदूरी नहीं पा रहे हैं। निम्नलिखित आरेख 3.1 इन सभी समूहों में निर्धन लोगों के प्रतिशत को दर्शाता है। जैसा कि अभी हम लोगों ने पढ़ा, इसी प्रतिशत में सभी लोग हैं, चाहे वो मझौले हों, गरीब हों, अमीर हों, सबका रेशियो इसी में। यार अमीर का तो निर्धनता रेखा से मतलब ही नहीं है फिलहाल, लेकिन जो भी लोग हैं चाहे वो जिस कैटेगरी के हों, अगर वो निर्धनता रेखा की लाइन में आ रहे हैं तो उन सभी का आंकड़ा यहां दिया हुआ है। यद्यपि निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का औसत भारत में सभी समूहों के लिए 26 है। जो रेशियो है, जो औसत है भारत में एवरी कैटेगरी के लोगों के लिए क्या है? 26 है। प्रश्न पूछा जा सकता है, अनुसूचित जनजातियों के 100 में से 51 लोग अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं, अगर 100 लोग हैं तो उसमें से 51 लोग, 100 लोगों में से 51 लोग अपनी जो मूल आवश्यकताएं हैं, जो दैनिक आवश्यकताएं हैं, दैनिक जरूरतें हैं, वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इतनी ज्यादा निर्धनता व्याप्त है उनके पास। इसी तरह नगरीय क्षेत्रों में 50% अनियत मजदूर निर्धनता रेखा के नीचे हैं। अगर शहरी क्षेत्रों की बात करें तो लगभग 50% भूमिहीन कृषि श्रमिक और 43% अनुसूचित जातियां भी निर्धन हैं। कितने प्रतिशत भूमिहीन श्रमिक हैं? 50। और अनुसूचित जातियां जो हैं वो 43% निर्धन हैं। अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सामाजिक रूप से सुविधा वंचित सामाजिक समूहों का भूमिहीन अनियत दिहाड़ी श्रमिक होना उनकी दोहरी असुविधा की समस्या की गंभीरता को दिखाता है। वही जो मैंने अभी आपको पहले ऊपर बताया कि अनियमित रूप से उनकी मजदूरी लगती है, यानी कि पता ही नहीं रहता कि आज उनको काम पर जाना है या आज काम मिलेगा या नहीं मिलेगा। आज मिल गया है तो कल का कोई डेफिनेट नहीं रहता है कि काम उनको मिलेगा ही। तो अगर वो काम करते हैं तब तो अपने परिवार की आवश्यकताओं की पूर्ति कर ही नहीं पाते हैं जब नियमित रूप से काम पर जाते हैं, और जब नियमित रूप से काम नहीं लगेगा तब वो कैसे अपने परिवार की जरूरतें पूरी कर पाएंगे। तो उनके लिए यह एक बहुत क्रिटिकल प्रॉब्लम है, बहुत ज्यादा गंभीर समस्या है। एक यहां आरेख दिया हुआ है, इस आरेख के माध्यम से आइए समझते हैं कि भारत में जो निर्धनता थी 2000 में, सर्वाधिक आरक्षित समूह कौन कौन से थे, किसमें सबसे ज्यादा निर्धनता व्याप्त थी। तो इस आरेख के, इस ग्राफ के जरिए अगर हम देखें तो अनुसूचित जनजातियां जो थीं उनका ग्राफ सबसे ज्यादा हाई है, यानी कि अनुसूचित जनजाति के लोग बहुत पिछड़े थे, सबसे ज्यादा 51%।
और यही रेशियो धीरे धीरे कम होते होते नगरीय अनियत मजदूर 50%, ग्रामीण खेतिहर मजदूर 47%, अनुसूचित जातियां 43%, औसत भारतीय निर्धनता अनुपात अगर निकाला जाए सबका तो वह 26% आएगा। यह रिपोर्ट जो थी, रिपोर्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट अमंग सोशल ग्रुप्स इन इंडिया, NSMO, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यह रिपोर्ट जारी किया था, जिसमें यह दर्शाया गया है कि कैटेगरी वाइज, समूह वाइज जो निर्धनता अनुपात था वो कितना था। आइए इस फिगर के माध्यम से समझते हैं। मैं शहर में भी पर्याप्त पैसा प्राप्त नहीं कर सका, इतनी अनियमित आय में मैं अपने बेटे को विद्यालय कैसे भेजूंगी। यह एक नगर की कहानी है, एक शहर की कहानी है, और वह अपनी व्यथा यहां व्यक्त कर रही है कि हम शहर में रह करके भी प्रतिदिन हमारी आय जो थी उसमें वृद्धि नहीं हो पाई, तो मैं अपने बच्चे को विद्यालय कैसे भेजूंगी, उसको शिक्षा कैसे प्रदान कराऊंगी। अध्ययनों ने दर्शाया है कि 1990 के दशक के दौरान अनुसूचित जनजाति परिवारों को छोड़कर अन्य सभी 3 समूहों, अनुसूचित जाति, ग्रामीण कृषि श्रमिक और शहरी अनियमित मजदूर परिवार में निर्धनता में कमी आई है। ऊपर के ग्राफ से अगर हम स्टडी करें तो इन तीनों में कमी आई है, अनुसूचित जाति में, ग्रामीण कृषि श्रमिक में और शहरी अनियमित मजदूर परिवार में। रोजगार के अवसर जैसे बढ़े, रोजगार उनको मिला, तो धीरे धीरे निर्धनता में कमी आई। इन सामाजिक समूहों के अतिरिक्त परिवारों में भी आय असमानता है। निर्धन परिवारों में सभी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। यह तो स्वाभाविक बात है कि निर्धन फैमिली जो है उसमें जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं वो सिर्फ किसी एक को ही नहीं फेस करना है, उसको एवरी पर्सन फेस करता है, चाहे वो बच्चा हो, चाहे वो निर्धन परिवार की वाइफ हो, या कोई महिला सदस्य हो, या कोई पुरुष सदस्य हो, सबको फेस करना पड़ेगा। बच्चे कैसे फेस कर रहे हैं, उनको उचित शिक्षा नहीं मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिलेगा, तो उनकी लाइफ धीरे धीरे क्या होगी, जहां उन्नति की ओर बढ़ना था वहां अवनति की ओर अग्रसर होने लगती है। निर्धन लेकिन कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं। महिलाओं, वृद्ध लोगों और बच्चियों को भी सुव्यवस्थित ढंग से परिवार के उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच से वंचित किया जाता है। इसलिए महिलाएं, शिशु, विशेषकर बच्चियां यानी गर्ल्स और वृद्ध निर्धनों में भी निर्धन होते हैं। शिवरमन की कहानी है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, और कल हम पढ़ेंगे शिवरमन की कहानी से संबंधित टॉपिक, और आगे हम देखेंगे वैश्विक निर्धनता क्या है, यह कैसे इसको हम समझें, इत्यादि टॉपिक्स के बारे में हम अध्ययन करेंगे। और तब तक के लिए फ्रेंड्स, अगर इस वीडियो लेक्चर में किसी भी टॉपिक पर कोई भी डाउट्स हो, आप कमेंट सेक्शन में आके कमेंट बॉक्स में जाकर के अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं। यथाअवसर आपके द्वारा पूछे हुए प्रश्नों का उत्तर हमारी टीम द्वारा दे दिया जाएगा। टिल देन, स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।